everyone, welcome back to the course on full stack web development. I am संकेत सिंह और आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं डायनेमिक वेबसाइट्स के बारे में. सो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ऑलरेडी स्टैटिक वेबसाइट्स के ऊपर बात करी थी. हम लोगों ने देखा था कि क्या होती हैं स्टैटिक वेबसाइट्स, किन डिफरेंट यूज केसेस के लिए आप लोग एक स्टैटिक वेबसाइट प्रिपेयर कर सकते हैं. हमने ये भी बात करी थी कि स्टैटिक वेबसाइट्स के क्या एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं, क्या यूज केसेस हैं एंड एवरीथिंग. सो आई होप स्टैटिक वेबसाइट क्या होती हैं और उनके पीछे का लॉजिक काफी हद तक आपको क्लियर होगा. अभी आई नो कि हम लोग कोडिंग पार्ट नहीं देख रहे हैं कि एक्चुअली वेबसाइट बनाएंगे कैसे या फिर उसमें कैसे हम लोग कंटेंट डालेंगे. अभी हम लोग थ्योरेटिकल पार्ट कवर कर रहे हैं, बट एटलीस्ट थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से ही सही आपको ये सारे लॉजिक समझ में आ रहे होंगे. आज के अब इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डायनेमिक वेबसाइट्स के बारे में. अब देखो, डायनेमिक वेबसाइट सुनने में ही लग रहा है कि स्टैटिक वेबसाइट्स का कुछ ना कुछ काउंटर पार्ट है. तो हम लोग देखेंगे कि डायनेमिक वेबसाइट्स होती क्या है. तो सबसे पहले हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या होती हैं डायनेमिक वेबसाइट्स, क्या बेसिक क्रक्स है. अगर आप किसी वेबसाइट को डायनेमिक वेबसाइट बोलते हो तो बेसिक नेसेसरी क्या क्या चीजें हैं जो उसमें होनी चाहिए. हम लोग देखेंगे कि कौन कौन सी डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं, कौन कौन सी डिफरेंट वेब एप्स या वेबसाइट्स हैं जो कि एक डायनेमिक वेबसाइट्स हैं, जिससे आपको भी समझ में आएगा कि अच्छा, एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपको डायनेमिक वेबसाइट लेनी है तो किस तरह की वेबसाइट्स क्वालिफाई करती हैं डायनेमिक वेबसाइट के लिए. सिमिलर इसी तरीके से हमने स्टैटिक वेबसाइट्स को भी क्लासिफाई करा था कि जैसे रेज्यूमे है आपका ऑनलाइन, या ऑनलाइन पोर्टफोलियो है, या फिर ऑनलाइन न्यूज़लेटर टाइप या पर्सनल ब्लॉग है. ऐसी टाइप की जो भी चीजें हैं वो स्टैटिक कंटेंट में आ जाती हैं. बट किस टाइप की चीजें डायनेमिक कंटेंट में आती हैं उसके ऊपर हमें बात करनी है. साथ ही साथ हम लोग देखने वाले हैं एडवांटेजेस कि डायनेमिक वेबसाइट को बनाने के फायदे क्या क्या हैं, क्या क्या एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटीज या फीचर्स हमें डायनेमिक वेबसाइट बनाते टाइम मिल जाती है. और उसके बाद ना सिर्फ हम लोग सिर्फ एडवांटेजेस के बारे में बात करेंगे, बल्कि कुछ डिसएडवांटेजेस के ऊपर भी डिस्कशन करेंगे, क्योंकि हमेशा ये पर्सपेक्टिव रखना कि कौन कौन सी चीजें आपके फायदे की हैं किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक में, ये 100% पिक्चर नहीं दिखा पाता है. हमेशा उसके कुछ ना कुछ डिसएडवांटेजेस एग्जिस्ट करते हैं जिसके ऊपर हमें जरूर से बात करनी चाहिए, राइट. साथ ही साथ जैसा कि मैंने कहा कि आप किस तरह की वेबसाइट्स को डायनेमिक वेबसाइट्स के लिए बना सकते हैं, उनका भी मैं काफी सारे एग्जांपल्स दे रहा हूँ. तो काफी मजा आने वाला है. स्टे ट्यून टिल द लास्ट ऑफ द वीडियो एंड विदाउट एनी फर्दर डिले शुरू करते हैं एंड समझने की कोशिश करते हैं कि डायनेमिक वेबसाइट्स होती क्या है. तो देखो, अभी तक हम लोगों ने स्टैटिक वेबसाइट देखी थी. स्टैटिक वेबसाइट में सिंपल लॉजिक क्या था कि यार आपका ना कोई भी सर्वर एग्जिस्ट नहीं करता है, कोई भी तरीके का डेटाबेस एग्जिस्ट नहीं करता है. आप सिंपल HTML से कुछ स्ट्रक्चर बना लेते हो. अगर ब्यूटीफाई करने का मन है तो CSS यूज कर लेते हो, राइट. और अगर कुछ थोड़ा बहुत यूजर इंटरेक्शन या एनिमेशन वगैरह कुछ भी मूवमेंट्स रखनी है आपको पेज में, तो आप थोड़ा बहुत जावास्क्रिप्ट यूज कर सकते हो, राइट. अब यहां पे पिक्चर काफी ज्यादा बदल जाती है. डायनेमिक वेबसाइट्स के केसेस में आपके पास एक डेडिकेटेड सर्वर एग्जिस्ट करता है. अपार्ट फ्रॉम अ डेडिकेटेड सर्वर आपके पास एक डेटाबेस भी एग्जिस्ट करता है जहां पे आपका डेटा कलेक्ट होकर रहेगा, राइट. इस सर्वर पे जो ये हम लोग बैकएंड सर्वर सेटअप करेंगे, इसमें आपका सारा का सारा बिजनेस लॉजिक रहता है. मतलब एक्चुअली आपका जो भी प्रोडक्ट है, जो भी वेबसाइट आपने बनाई है, उसका एक्चुअल सेट ऑफ फीचर्स क्या है, क्या बिजनेस यूज केस वो हैंडल करता है, और उस बिजनेस यूज केस के लिए जो भी कोडिंग है या बिजनेस लॉजिक है, ये सारा का सारा पार्ट हमारा सर्वर साइड पे एग्जिस्ट करता है, राइट. इसका मतलब डेडिकेटेड सर्वर है, साथ ही साथ डेडिकेटेड डेटाबेस है, राइट. और एक प्रॉपर डेडिकेटेड सेट ऑफ सर्वर साइड प्रोग्रामिंग का लाइक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करके हमें ये पूरा का पूरा टेक स्टैक सेटअप करना पड़ता है. अब तुम्हें लगेगा सर अच्छा कि सर्वर साइड में थोड़ा बहुत इंप्लीमेंटेशन में तो सर टाइम भी जाएगा, एफर्ट जाएगा, तो इसका कुछ फायदा भी है या नहीं. तो चलो कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं. अब आज के टाइम में सब लोगों ने कहीं ना कहीं सोशल मीडिया तो जरूर यूज किए होंगे. फॉर एग्जाम्पल फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, ऐसे टाइप के सोशल मीडिया एप्लीकेशंस आप लोगों ने जरूर यूज करे होंगे.
अब इन सारी एप्लीकेशंस में जो आप सबसे कोर इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन देख पाओगे ना, यहां पे एज अ यूजर आप वेबसाइट के साथ बहुत ज्यादा इंटरेक्ट कर सकते हो। आप वहां पे पोस्ट्स बना सकते हो, वीडियोस डाल सकते हो, फोटोज डाल सकते हो, राइट। दूसरों ने क्या वीडियोस डाली या फिर दूसरों ने क्या पोस्ट वहां पे पोस्ट करी हुई है, कौन सी इमेजेस को अपलोड किया हुआ है, वो सारी चीजें आप देख पाते हो। साथ ही साथ उन पे रिएक्ट कर पाते हो कि हाउ डू यू लाइक इट, किस तरह का इंस्पिरेशन आपको उससे मिल रहा है। आप उस पर कॉमेंट कर सकते हो, अपने व्यूज कॉमेंट कर सकते हो। उन्होंने जो भी डेटा डाला है, जो भी वीडियोस डाली है, इमेजेस डाली है, इन सब के ऊपर आप कॉमेंट्स कर सकते हो, राइट। सो काफी ज्यादा यूजर इंटरैक्टिवनेस है। और एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, स्ट्रीमिंग सर्विसेज एग्जिस्ट करती है, जैसे यूट्यूब या फिर नेटफ्लिक्स। अब इन स्ट्रीमिंग सर्विसेज में आप एक प्रॉपर मूवी या टीवी सीरीज प्ले करके एंजॉय कर पाते हो। अब देखो इसमें कितने सारे यूज केसेस हैं। अगर आपके पास ऐसा आपको पता है कि आप किसी नो नेटवर्क जोन में जाने वाले हो, तो आप इन सारी मूवीज और टीवी सीरीज को डाउनलोड कर सकते हो। अगर आप लो नेटवर्क जोन में हैं और आपके पास बहुत ही फास्ट इंटरनेट नहीं है, तो ऐसा नहीं आप मूवीज एंजॉय ही नहीं कर सकते। आपको लोअर क्वालिटी में मूवी फिर भी दिखती रहेगी। तो इसका मतलब जहां पे भी हमारे पास मूवी स्टोर्ड है, वो डिफरेंट क्वालिटीज में अवेलेबल है, राइट। उसके बाद आप कुछ मूवीज और टीवी सीरीज एक बार ही देख लेते हो, तो उसके बाद आपका एप्लीकेशन आपको खुद से रेकमेंड करता है कि अगर आपने ये सारी चीजें पहले देखी है तो आपको ये भी पसंद आएगा। ऐसे रिकमेंडेशन इंजन एम्बेडेड है, जिससे आपको आपके पसंद के हिसाब से डेडिकेटेड रेकमेंडेड कंटेंट मिलता है। तो देखो ये तो काफी कॉम्प्लेक्स यूज केस हो गया, राइट। यहाँ पे तो बहुत सारी चीजें हो रही हैं डिफरेंट, और ये तो मैं बस कुछ 2 या 3 फीचर्स बता रहा हूं आपको नेटफ्लिक्स या यूट्यूब जैसी एप्लीकेशन के। असल में थाउजेंड्स ऑफ फीचर्स एग्जिस्ट करते हैं जिससे आपका एक्सपीरियंस बेटर बनता है। और ये सारी वेबसाइट्स क्या हैं? ये सारी की सारी डायनेमिक वेबसाइट्स हैं। अगर तुम देखो तो द लेवल ऑफ इंटरक्शन, जितना लेवल ऑफ इंटरक्शन एग्जिस्ट कर रहा है, जितना लेवल ऑफ डेटा एग्जिस्ट कर रहा है, ये सारा का सारा हैंडलिंग आपको मैनुअली करनी पड़ती है सर्वर साइड पे। तो एक डायनेमिक वेबसाइट में ना डेटा एज अ यूजर आप जनरेट कर सकते हो। साथ ही साथ सर्वर साइड से डेटाबेस से डेटा फेच होकर भी पॉपुलेट होता है। बहुत सारी तरीके से डेटा वेरी फ्रीक्वेंटली चेंज हो रहा होता है, राइट। और अगर मान लो बहुत ही फ्रीक्वेंटली चेंज नहीं हो रहा है, तो उसमें बहुत हाई लेवल ऑफ यूजर इंटरक्टिवनेस है। अगर आप सोशल मीडिया के रिस्पेक्ट में देखोगे, तो हर बारी हर 10 मिनट बाद आप जब रिफ्रेश करोगे, आपको कुछ नए सेट ऑफ फीड में नए सेट ऑफ ट्वीट्स मिलेंगे, राइट। अब इसके अलावा एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे बुक माई शो। अब बुक माई शो आज भी आप ओपन करोगे, 5 दिन बाद भी आप ओपन करोगे, तो ओवरऑल फीचर सेम है, लेकिन मूवीज बदलती रहती है। इस फ्राइडे जो मूवी है, 2 फ्राइडे के बाद वो मूवी हट जाती है और एक नई मूवी की बुकिंग स्टार्ट हो जाती है। अब मूवी की बुकिंग कर रहे हैं तो कौन से थिएटर पे करनी है, किस टाइम पे करनी है, कौन सी सीट करनी है, उसकी क्या कॉस्ट है, उसकी पेमेंट, ये सारी चीजें हैंडल करनी पड़ती हैं, राइट। इसमें तो बहुत सारा लॉजिक है, इसमें बहुत सारा कोडिंग इंप्लीमेंटेशन रिक्वायर्ड है। दैट इज वाई इन सारी की सारी वेबसाइट्स के लिए डायनेमिक वेबसाइट्स एक प्रेफरेबल चॉइस होती हैं। क्योंकि यहाँ पे ऐसा नहीं है कि डेटा बदला ही नहीं जाएगा, बदला जाएगा, बहुत ही ज्यादा फ्रीक्वेंटली बदला जाएगा। बट अपार्ट फ्रॉम दैट यूजर इंटरेक्टिवनेस बहुत हाई है और कॉम्प्लेक्स बिजनेस लॉजिक हैंडल किए जा सकते हैं। ये सबसे बड़ा एडवांटेज है, राइट। तो देखो यहाँ पे आपके सामने लिखा भी हुआ है कि डायनेमिक साइट प्रोवाइड डायनेमिक एंड इंटरैक्टिव फंक्शनैलिटीज टू द यूजर। आप किसी भी आप एप्लीकेशन पे जाओ, फॉर एग्जांपल किसी ई कॉमर्स पे जाओ, तो आपके पास सामने एक कैटलॉग खुला हुआ आता है। उस कैटलॉग में से आपको जो प्रोडक्ट सही लगता है आप उसको विश लिस्ट में डालो, जो प्रोडक्ट सही लगता है आप उसको अभी बाय कर लो। बाय करने के लिए आपको एड्रेस डालना है, आपको पेमेंट पूरी करनी है। एक बारी परचेज कंप्लीट हो गई तो आप प्रोडक्ट को ट्रैक कर सकते हो कि वो कहां तक शिप हुआ है, कब डिलीवर होगा। देखो काफी कॉम्प्लेक्स यूज केस है, बट उस कॉम्प्लेक्स यूज केस तक पहुंचने के लिए भी काफी ज्यादा यूजर इंटरेक्शन भी इन्वॉल्व, राइट। तो जब भी मान लो आप कोई वेबसाइट प्रिपेयर कर रहे हो और आपको उसमें फीचर्स चाहिए, जैसे डेटाबेस से डेटा फेच करके ले, मान लो मूवीज सर्च करनी है तो वो तो डेटाबेस से आएंगी, राइट। कोई फॉर्म सबमिट करवाना है या फिर कोई डायनेमिक कंटेंट डिस्प्ले करना है, कस्टम कंटेंट डिस्प्ले करना है, फॉर एग्जांपल सोशल मीडिया के यूज केस में या फिर बुक माई शो के यूज केस में, मूवीज के रिस्पेक्ट में डिस्प्ले जो भी हो रहा होता है वो कस्टम होता है कि भाई इस फ्राइडे कौन सी मूवी है, नेक्स्ट फ्राइडे कौन सी मूवी है, राइट। अगर ये सारे आपके यूज केसेस हैं, है ना, तो डायनेमिक वेबसाइट्स बहुत ज्यादा पावरफुल है। और आप आज के टाइम में अगर देखोगे तो मोस्ट ऑफ द स्टार्टअप्स जो आप देख रहे हो,
मोस्ट ऑफ द एप्लीकेशन जो आप यूज कर रहे हो कहीं ना कहीं वो डायनेमिक वेबसाइट्स ही हैं, राइट। हर एक में एक डेडिकेटेड सर्वर साइड प्रोग्रामिंग सेटअप एग्जिस्ट करता है, इन्होंने क्लाउड पे उसको डिप्लॉय करा होता है। डेटाबेस एग्जिस्ट करता है जहां से हम लोग डेटा को फेच करते हैं, उसे प्रोसेस करते हैं और फिर उसको पॉपुलेट करते हैं फ्रंट एंड के लिए, राइट। अब हमने ये तो जान लिया कि यार डायनेमिक वेबसाइट्स होती क्या है, कुछ अच्छे एग्जांपल्स भी देखे, जैसे मैंने ट्विटर के एग्जांपल की बात करी कि ट्विटर में आप देख सकते हो कि कोई भी पोस्ट है, पोस्ट के ऊपर आप उसके कमेंट्स दे सकते हो, आप देख सकते हो लाइक किसने करा है, कितने लोगों ने लाइक करा है, आप खुद भी लाइक कर सकते हो उसे, आप ऑथेंटिकेट कर सकते हो खुद को एप्लीकेशन पे, आप लॉग इन लॉग आउट कर सकते हो, साइन अप कर सकते हो, आप ट्रेंड्स को फॉलो कर सकते हो, बहुत सारी कस्टम चीजें आप एक्चुअली कर सकते हो, राइट। सो ये हमने देख लिया है कि बेसिकली डायनेमिक वेबसाइट होती क्या है। अब ये जानने के बाद ये जानना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है कि ठीक है यार, अगर हम लोगों के पास बहुत सारे यूज केस है तो कुछ सेट ऑफ एडवांटेज होंगे ना, मतलब तभी तो सिर्फ इसी तरीके से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो जो सबसे बड़ा एडवांटेज आता है ना, वो आता है फ्लेक्सिबिलिटी के लिए। अगर आप स्टैटिक वेबसाइट के रिस्पेक्ट में सोचो और आपको स्टैटिक वेबसाइट पे डेटा को चेंज करना है, तो मैंने क्या बताया था, वहां पे तो हो सकता है आपको HTML पेज पे जाके कोड ही चेंज करना पड़े, मान लो आपको स्ट्रक्चर चेंज करना है, उसका डेटा चेंज करना है, तो आपको प्रॉपर कोड में जाकर चीजें चेंज करनी होंगी और उसको रीहोस्ट करना होगा। जबकि यहां पे जो डेटा है वो डेटाबेसेस में स्टोर्ड है, राइट। डेटाबेसेस में स्टोर्ड है, इसका मतलब जब भी हमें डेटा की जरूरत है, सर्वर डेटाबेस से डेटा को फेच करता है, उसे मैनिपुलेट करता है, उसे प्रोसेस करता है और फिर एंड यूजर तक पहुंचाता है, राइट। तो आपको अगर नया डेटा फीड करना है तो आपको कोडिंग इंप्लीमेंटेशन चेंज करने की जरूरत नहीं है। कोडिंग इंप्लीमेंटेशन सिर्फ तभी चेंज होगी जब आप एक्चुअली एक नया फीचर ऐड कर रहे हैं, राइट। तभी हम लोग ये कंसिडर करते हैं कि डायनेमिक वेबसाइट्स में ना फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज्यादा हाई होती है। विच ब्रिंग्स अस टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज यूजर इंटरैक्शन, जो कि मैंने आपको खुद ही बताया कि किसी भी एप्लीकेशन को आप देख लो, फॉर एग्जांपल गूगल डॉक्स ले लो। गूगल डॉक्स पर आप जाकर एक प्रॉपर वर्ड डॉक बना सकते हो, वहां पे टेक्स्ट को हाईलाइट कर सकते हो, इमेजेस डाल सकते हो, जो भी डॉक आपने बनाया उसको डाउनलोड कर सकते हो PDF की फॉर्म में, बहुत सारे फीचर्स अवेलेबल है, शेयर कर सकते हो लोगों के साथ। तो इतना ज्यादा हाईली यूजर इंटरैक्टिव बिहेवियर डायनेमिक वेबसाइट्स देती हैं कि हम लोग बहुत ही कॉम्प्लेक्स यूज केसेस हैंडल कर पाते हैं, राइट। विच ब्रिंग्स अस टू द नेक्स्ट पॉइंट कि ये सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए भी बहुत अच्छा है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी वेबसाइट सर्च इंजन पे काफी हाई रैंक हो, तो डायनेमिक वेबसाइट्स काफी ज्यादा फायदेमंद होती हैं, क्योंकि जो भी डेटा है वो सर्वर साइड से जनरेट हो रहा है, तो वहां पे आप अपने मेटा डेटा फीड कर सकते हो, आप ये सही तरीके से कीवर्ड स्पेसिफाई कर सकते हो। तो SEO पर्सपेक्टिव से भी डायनेमिक वेबसाइट्स काफी इंपॉर्टेंट बन जाती हैं। एंड उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट एडवांटेज है ना, वो है स्केलेबिलिटी। अब इसके लिए आप डिबेट भी कर सकते हो मुझसे कि डायनेमिक वेबसाइट्स तो फिर मतलब स्केलिंग का बहुत ध्यान देना पड़ता है, तो उतना बढ़िया एडवांटेज तो नहीं है। यहां पे मैं जब स्केलेबिलिटी कहता हूं ना, तो स्केलेबिलिटी से मेरा मतलब है कि हम लोगों को एप्लीकेशन कितना स्केल करना है, सब कुछ हमारे कंट्रोल में है। आप हॉटस्टार जैसी स्ट्रीमिंग सर्विस का एग्जाम्पल लो। जब भी आपका फेवरेट मैच आता है, इंडिया ऑस्ट्रेलिया, इंडिया इंग्लैंड, इंडिया पाकिस्तान, जब भी ये फेवरेट मैचेस आपके आते हैं, तो टॉप राइट कॉर्नर में आप लोगों ने देखा होगा कि कितने लोग एक्चुअली लाइव इसे व्यू कर रहे हैं। उससे आपको पता लगेगा कि कितनी ज्यादा कॉन्करेंट रिक्वेस्ट हॉटस्टार.com पर जब आती हैं तो वो लोग केटर कर पाते हैं। तो वो लोग मैनुअली इस स्केलेबिलिटी पे ध्यान देते हैं, उनके पास पूरा कंट्रोल है कि किस टाइम पे उनकी एप्लीकेशन का कौन सा पार्ट हाईली स्केलेबल रहना चाहिए, किस टाइम पे नॉर्मल रहना चाहिए। विच ब्रिंग्स अस टू द नेक्स्ट पॉइंट कि यार बहुत ही एडवांस्ड फंक्शनैलिटीज आप इंप्लीमेंट कर सकते हो, जैसे कि मैंने बताया स्ट्रीमिंग सर्विसेज या फिर बुकिंग सर्विसेज। बुकिंग सर्विस में आप मूवी बुकिंग ले लो, फ्लाइट बुकिंग ले लो, डिफरेंट बुकिंग सर्विसेज। अब तो आप इवन ऐसी वेबसाइट्स प्रिपेयर कर सकते हो जहां पे लोग आकर अपना कोड लिख सकते हैं, कोड को इवेल्युएट कर सकते हैं, सबमिट कर सकते हैं, ऐसे ऑनलाइन जजेस आप बना सकते हो, राइट। ई कॉमर्स एप्लीकेशंस, फूड डिलीवरी एप्लीकेशंस, थिंग्स लाइक मैप्स, गूगल मैप्स, एप्पल मैप्स, ऐसे टाइप की कॉम्प्लेक्स फंक्शनैलिटीज आप बिल्डअप कर सकते हो। तो डायनेमिक वेबसाइट्स एक्चुअली बहुत ज्यादा वाइड वैरायटी ऑफ एडवांटेजेस आपको प्रोवाइड कराते हैं। साथ ही साथ ये इंश्योर करते हैं कि आप एक्चुअली किसी भी तरीके से किसी भी फंक्शनैलिटी के लिए इस तरीके से डिपेंडेंट ना हो कि आपको प्रॉपर
कोड चेंज करना पड़ रहा है अगर उसमें डेटा का कोई चेंज हो रहा है। डेटा हमेशा डेटाबेस से फेच होकर आता है, राइट। स्केलेबिलिटी आपके पास है। यार देखो, अगर मान लो आप बुकिंग एप्लीकेशन के ऊपर ध्यान दो, तो बुकिंग एप्लीकेशन में हमेशा सर्च ज्यादा होता है, बुकिंग तो कम होती है। मान लो फ्लाइट फ्लाइट बुकिंग एप्लीकेशन है, तो जनरली आप 20 फ्लाइट सर्च करोगे, कंपेयर करोगे, बट बुक तो एक ही करोगे ना। तो सर्चिंग वाला जो पार्ट है वो अच्छे से स्केलेबल होना चाहिए कि यार सर्च रिक्वेस्ट तो बहुत ज्यादा आने वाली है, बुकिंग रिक्वेस्ट फिर भी कम आएंगी, राइट। बट ये तो बहुत सारे एडवांटेजेस हो गए। बहुत टाइम से मैं तारीफ ही कर रहा हूँ कि डायनेमिक वेबसाइट्स की, कि ये बढ़िया है, वो बढ़िया है। कुछ तो डिसएडवांटेज भी होंगी। तो डिसएडवांटेज के ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज मुझे लगता है कि यार अगर आपको बहुत ही सिंपल यूज केस हैंडल करना है, मान लो पोर्टफोलियो बनाना है बेसिक सा, या फिर सिंपल रेज्यूमे एप्लीकेशन वाली वेबसाइट बनानी है, तो उसके लिए आप एक सर्वर सेटअप करोगे, आप एक डेटाबेस सेटअप करोगे। डेटाबेस से क्या डेटा लाओगे, वो तो मुझे वो समझ नहीं आ रहा। सो सिंपल एप्लीकेशन के लिए अगर आप डायनेमिक वेबसाइट्स का अप्रोच रखते हो, तो बहुत ज्यादा ओवरहेड आएगा। आपको खुद पता नहीं लगेगा कि आप ये वाली चीज कर तो रहे हो, बट क्यों कर रहे हो। तो ये मुझे लगता है कि अगर आपका यूज केस सिंपल है, मान लो सिंपल जिम की कोई वेबसाइट बनानी है जहां पे लोगों का पता हो कि अच्छा ये जिम है, ये ऑफरिंग्स हैं, ये ऐसे क्वालिफाइड ट्रेनर्स हैं, ये कॉस्ट है, दैट्स इट। उसके बाद यूजर आके जिम को ऑफलाइन विजिट करेगा और पेमेंट करेगा। ऐसा सिंपल सी यूज केस के लिए स्टैटिक वेबसाइट बढ़िया है। बट मान लो अब आपको कुछ नई तरह की वेब ऐप बनानी है, मान लो आपको एक लेट से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाना है गूगल डॉक्स जैसा, तो अब वहां पे तो बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा लॉजिक होगा, राइट। उस केस के लिए सर्वर साइड प्रोग्रामिंग सेटअप करना फिर भी यूजफुल लगता है। अपार्ट फ्रॉम दिस, डायनेमिक वेबसाइट्स की ना थोड़ी कॉस्टिंग भी हाई रहती है, क्योंकि अब तुम्हारे पास डेडिकेटेड सर्वर है। पहले तो वो सर्वर की होस्टिंग की कॉस्ट, डेटाबेस है, डेटाबेस के होस्टिंग की कॉस्ट, और फिर ये जो सारा लॉजिक आपको ये पूरी पाइपलाइन सेटअप करनी पड़ी है, नए फीचर्स के लिए लॉजिक लिखना पड़ा है, इसमें जो डेवलपर यूज होंगे उसके डेवलपर की कॉस्ट वो ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि अब स्कोप बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। अब आपके पास बहुत वाइड वेराइटी ऑफ फीचर्स का स्कोप है। तो अब एक्चुअली डेवलपर्स के ऊपर भी काफी टास्क है, तो डेवलपर्स की कॉस्ट भी बढ़ जाती है, राइट। और ओवरऑल इसको सेटअप करना, बहुत ही कॉम्प्लेक्स फीचर्स को इंप्लीमेंट करना थोड़ा कॉम्प्लेक्स पड़ सकता है। इतना सिंपल नहीं है कि बस आप जाके एक वेबसाइट बनाओ, उसमें बस थोड़ी बहुत डिटेल्स डालो एंड दैट इज इट। यहाँ पे सबसे पहले सर्वर सेटअप करना पड़ता है, सर्वर से कनेक्ट करना पड़ता है, सर्वर के अंदर कोड को किस तरीके से इतना साफ लिखा जाए कि वो काफी ज्यादा मेंटेनेबल हो, इस पे ध्यान दिया जाता है। साथ ही साथ बिफोर एक्चुअली आप इसको प्रिपेयर करना, कोडिंग करना स्टार्ट करते हो ऐसे डायनेमिक वेबसाइट्स की, उससे पहले आप एक्चुअली प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट देखते हो कि क्या क्या मेरे प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है, उसका डिजाइन डॉक बनाते हो। बहुत सारा एफर्ट लगता है, क्योंकि बहुत कॉम्प्लेक्स बिजनेस यूज केस इन्वॉल्व हो सकता है। तुम खुद सोचो, पेमेंट जैसा केस है, राइट, कि कोई किसी को पेमेंट कर सकता है आपकी आपकी एप्लीकेशन से। अभी बहुत ही क्रूशियल है कि यार अगर किसी की पेमेंट हो रही है तो ऐसा ना हो कि उसके बैंक अकाउंट से पैसे कट गए, जिसके पास जाने थे उसको मिले ही नहीं कभी। तो ऐसे कॉम्प्लेक्स यूज केसेस आ सकते हैं, क्रिटिकल बिजनेस यूज केसेस आ सकते हैं, इसीलिए इनको इंप्लीमेंट करना थोड़ा सा मुश्किल पड़ सकता है। तो अनटिल और अनलेस आपका यूज केस सिंपल हो, तो आप स्टैटिक साइट पे जाओ, वरना डायनेमिक साइट कैन बी अ वेरी गुड ऑल्टरनेटिव टू ऑल ऑफ दीज थिंग्स। तो आई होप कि आपको एक बेसिक नॉलेज समझ में आ गई होगी कि डायनेमिक वेबसाइट होती क्या है, किन केसेस में हम लोगों को डायनेमिक वेबसाइट्स एक्चुअली बनानी चाहिए, किस टाइप की एप्लीकेशंस ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं जो डायनेमिक वेबसाइट्स हैं, राइट। सो आई होप कि अब आप किसी भी वेबसाइट को जब भी देखेंगे, तो बेस्ड ऑन कि क्या फीचर्स वो प्रोवाइड कर रहे हैं, आप ये डिफरेंशिएट कर पाएंगे कि वो स्टैटिक है या डायनेमिक। फॉर एग्जांपल, आपने अपने कॉलेज की वेबसाइट देखी, कॉलेज की वेबसाइट में आपने देखा कॉलेज के लिए एक बैनर है, कॉलेज का एड्रेस है, मिशन है, कॉलेज में कौन कौन से फैकल्टीज हैं, प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स है, ये सब स्टैटिक डेटा अगर एग्जिस्ट कर रहा है, तो इस टाइप की वेबसाइट तो स्टैटिक वेबसाइट है। क्योंकि एक साल में जो प्लेसमेंट हो गई वो तो अब अगले साल ही चेंज होगी ना। तो ऐसा नहीं है बहुत ही फ्रीक्वेंटली डेटा चेंज हो रहा है या डेटा जनरेट हो रहा है आपके यूजर इंटरेक्शन के बेसिस पे। वहीं पे आप इसके काउंटर पार्ट कोई एप्लीकेशन लगाओ, फॉर एग्जाम्पल गो आईपी बुक, जहां पे आप होटल्स बुक कर सकते हो, फ्लाइट्स बुक कर सकते हो, राइट। अब यहां पे ऐसा नहीं है कि आपको बस एक सेट ऑफ फ्लाइट्स दिखानी है, नहीं, कौन सी सिटी से कौन सी सिटी तक की फ्लाइट्स दिखानी है, किस सिटी का होटल दिखाना है, कितने नंबर ऑफ डेज के लिए दिखाना है, एंड कितने एडल्ट्स के लिए, कितने चिल्ड्रन के लिए दिखाना है। तो ये बहुत सारे कॉम्प्लेक्स यूज केसेस आ जाते हैं, राइट। तो अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो डेफिनेटली ये सारा का सारा बिजनेस लॉजिक और ये कॉम्प्लेक्स यूज केस सर्वर साइड पे स्टोर होगा। सो आई होप द ओवरऑल डिफरेंस बिटवीन द टू इज ऑल्सो क्लियर टू एवरीवन।
तो इस लेक्चर को यहीं पर रैप अप करते, हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर गाइस, बाय बाय एंड सी यू।